ये बात और कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। एक ऐसे ही दरवेश आज हमारे साथ हैं। नाम है उनका संजय सेठ। राज्यसभा सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, बिल्डर भी हैं, इमारतें बनाते हैं बड़ी बड़ी। आइए स्वागत करते हैं उनका द लीजेंड्स में। बहुत स्वागत है द लीजेंड्स में। धन्यवाद भाई साहब आपको बुलाने के लिए। शुरुआत करते हैं आपसे। पिता वकील, आप बिल्डर, सपा से आपका सफ़र शुरू होता है, आज आप बीजेपी में हैं। क्या कुछ सीखा, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया? देखिए, हमारे घर की शुरुआत जो थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली की थी। जी। तो पिताजी ने कहा कि भाई आप अपने पैरों पे आप खुद खड़े हों, हमारा कोई आपके ऊपर ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारे प्रोफेशन ही को ले। हम कोई तुम्हारे ऊपर ना हम कोई बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे कि आप यही प्रोफेशन मेरा वाला लीजिए। जी जी। तो उसको देखते हुए हमने अपनी चीज़ों को खुद सोचना शुरू किया और धीमे धीमे काम शुरू हुए और काम शुरू हो के आज हमारा जो एम्पायर कह सकते हैं या जो हमारा बिल्डिंग का सिस्टम कह सकते हैं, वो लखनऊ में एक अच्छा नाम हमें मिला जी। लोगों का विश्वास मिला और हमने काफ़ी काम किया। इसी बीच में चूँकि काम अच्छा होता है तो लोग पहचानने भी लगते हैं। ठीक बात। और उसी पहचान के रूप में माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मेरी मुलाकात हुई। उनका स्नेह मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। उन्होंने मुझे बहुत ही आदर के साथ में यहाँ पे भेजा। उसकी कहानी एक है, लेकिन यहाँ मैं पहुँच गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी बीच में जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा कभी कभी, जिसे आप कहते हैं कि असहज महसूस करता था। द्वंद्व आया। उसका एक रूप था जब 370 धारा के लिए वोटिंग होनी थी। जी तो हमारी पार्टी जिसमें मैं था उनका विचार कुछ और था जी और मेरे मन में उसके लिए कुछ और था। जी 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 मुझे लगा कि ये देश हित की बात हो रही है, जी। इसमें या तो मैं छोड़ दूं। मैं अपने मन में ये नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए अपने देश के जो एक रास्ता बढ़ रहा है जिसमें भारत का नाम होगा, भारत के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा, उसके लिए मैं अपनी एक पोस्ट को बचाने के लिए इसको जी छोड़ जी दूं। जी। तो मैंने उसमें ये तय किया कि मैं इस घर से रिज़ाइन कर देता हूँ। यहाँ से वैचारिक मतभेद शुरू हुए। वैचारिक उनकी तरफ से कभी उन्होंने मुझे नहीं किसी चीज़ के लिए कहा। मैंने नेताजी के पास जाके उनको बताया भी कि मेरी ये परेशानी है। उन्होंने कहा ये डिसीजन तुम लो, क्योंकि मेरी पार्टी का एक स्टैंड है, मैं उस स्टैंड को चेंज नहीं कर पाऊँगा। चलें, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो मैंने उसके बाद अपना रिजिग्नेशन दे दिया। जब रिजिग्नेशन दिया तो फिर ये हुआ कि अब आप जब यहाँ पहुँच गए हैं तो आगे की रास्ता भी आपको खुद ही तय करना है। और उस रास्ते को तय करने में मुझे लगा कि जो पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्त देश के भले के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में एक पहचान दिलाने के लिए मेहनत से काम कर रही है, उसमें जुड़ के मैं छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन करूं। मैंने उनसे कोई अपने लिए सीट नहीं मांगी, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उनके यहाँ सिर्फ मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अब उनकी तरफ से मुझे ये ऑफ़र मिला कि आपको मैं फिर से सदन में भेज दूँगा। और वो समय मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं इस सदन में भाजपा की तरफ से आया और इस देश में उसके बाद से बहुत से बिल आए और जिसमें मुझे खुशी है, आज मेरा दिल इतना खुश है कि मैंने उन
सारे बिलों पे अपनी जो एक मोहर लगानी होती है वो सहमति लगाई। दी आपने। और देश आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें मुझे गर्व होता है और हर देश के नागरिक को गर्व होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मैं किसी चीज़ की अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। चूँकि मैं इस पार्टी में हूँ, पार्टी से अलग होके भी मैं लोगों से जब मिलता हूँ तो वो भी आज गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारा देश कहाँ पहुँच रहा है। जी, अच्छी बात है। तो लब्बो लबाब ये रहा कि आप बिल्डिंगें बनाते बनाते नेशन बिल्डिंग में आ गए। अब आपके कंधों पे भारत को बनाने की जिम्मेदारी है। कैसे देखते हैं भारत को? क्या है भारत आपकी दृष्टि में? देखिए, भारत 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 2014 से पहले जिस तरीके से हमारे देश के अंदर घोटाले हो रहे थे, जिस तरीके से हमारे यहाँ करप्शन हो रहा था, यहाँ तक कि आपने भी वो बहुत जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री वो उनके यहाँ के एक कहा था कि हम लोग 101 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे किसी गरीब को मिलता है। वो हालत थी। आज ये हालत है कि हम विश्व की चौथी इकॉनमी बन के रहें और हम बहुत जल्दी विश्व की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेंगे। ये एक सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, गर्व की बात है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। पर एक विषय इसमें आएगा सेठी साहब कि देश तो आगे बढ़ रहा है, मान लिया, आम नागरिक देश का जो असली जनसंख्या है भारत की, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप जो कह रहे हैं मैं उससे कुछ थोड़ा सा डिफर करता हूँ। प्लीज़। आप 2014 में जब प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उसके आगे के नहीं, जो अब विश्वास और प्रयास है वो उस वक़्त सिर्फ सबका साथ सबका विश्वास का था। तो उस नारे के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने जिस तरीके से जी, गरीब जनता, जो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाली जनता है, उसके जीवन स्तर को सबसे पहले उठाने का काम किया। पीएम आवास में 4 करोड़ मकान दिए। एक मकान में और क्या चाहिए होता है? बिजली चाहिए होती है। या बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं? जी, बिजली दी। मैं, आपने मुझसे सवाल किया कि एक आम आदमी का जीवन, गरीब आदमी का जीवन में क्यों नहीं आप सुधार आ रहा है, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। प्लीज़। मकान दिए, बिजली दी, पानी के लिए जहाँ औरतें जाती थी पूरा पूरा दिन 5-5, 6-6 किलोमीटर चल के जी। अपने सर पे लाद के लाती थी, घर में नल से पानी दिया। जब हमारे यहाँ एक विपदा आई कोरोना की, जब सारे विश्व के अंदर वो परेशानियाँ आई, तो हमारा देश एक ऐसा देश था जिसने अर्थव्यवस्था में से 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। जी। इन चीज़ों को जगह अगर आप सारी चीज़ों को मिला के देखें तो 25 करोड़ गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किया है। जी। ये देश के उन गरीबों से पूछिए जिनको ये सारी चीज़ें मिल रही, वो क्या कहेंगे? वो ये कहते हैं कि हमारे लिए भगवान के रूप हैं प्रधानमंत्री जी। जी जी जी। तो ये मैं एक पहलू आपको बता रहा हूँ कि ये गरीब आदमी का स्तर बढ़ाने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया, वो आज से पहले किसी ने, सबने सिर्फ नारा दिया था गरीबी हटाओ, इन्होंने एक्चुअल में गरीबी से 25 करोड़ लोगों को ऊपर ला दिया। मान लिया। पर मेरे मन में एक सवाल उठता है कि देश बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, आपने जैसा कि कहा, आपके हवाले से मैं ये बता रहा हूँ, पर युवा कहता है नौकरी नहीं है। सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप ये मान के चले कि हर आदमी को, हर कोई भी बाहर का पढ़ के निकले तो उसको सरकारी नौकरी मिले,
तो क्या अमेरिका में जब यहाँ से बच्चा जाता है तो क्या सरकारी नौकरी में जाता है? किसी एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करने जाता है वहाँ पे, और हमारा परिवार उसको खुशी खुशी वहाँ भेजता है कि जाओ वहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी में काम करो। जी जी। और प्राइवेट कंपनी कहाँ से बनती है? प्राइवेट कंपनी तब बनती है जब उस देश के अंदर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जी। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, बाहर से आती हैं, अपनी कंपनियां मजबूत होती हैं, अपनी कंपनियां बड़ी होती हैं, उसमें रोजगार के अवसर निकलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, विश्व में अपना एक स्तर ऊपर किया, उससे आज विदेशों से हमारे यहाँ कंपनियां आ रही हैं चाइना के ऑल्टरनेट को बनाते हुए। जी। आज हमारे यहाँ मोबाइल का एक्सपोर्ट हो रहा है उस कंपनी का जिस कंपनी ने पहले हम लोग उसका इंपोर्ट का किया हुआ सामान यूज़ करते थे, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग मैक्सिमम। उस युवा को रोजगार वहाँ से मिल रहा है। दूसरा, अगर रोजगार के अलावा अगर आप देखिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वयं का रोजगार करने के लिए अपना स्कीम्स दी हैं, चाहे वो एमएसएमई के थ्रू, चाहे वो मुद्रा लोन के थ्रू, चाहे स्टैंड अप इंडिया के थ्रू, इन सब स्कीम्स के थ्रू उसको एक आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और वो ऐसा मौका है कि जिसमें वो अपने यहाँ कई लोगों को एम्प्लॉय करेगा। पर आप व्यापारी भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, राज्यसभा सदस्य होने के नाते आप एक लॉ मेकर भी हैं। आपने पढ़ाई की बात की, पढ़ना तो पड़ेगा। आदमी दिन रात तैयारी करता है, अपनी लाइफ सेविंग, अपने माता पिता की लाइफ सेविंग, या जिन आपने महिलाओं का हवाला दिया सिलाई मशीन करके, उन्होंने पैसे इकट्ठा किया, बच्चे को पढ़ाया, तैयारी की, पता चला कि पेपर लीक हो गए। अब उसको क्या सांत्वना दें? लखनऊ से एक बच्चे ने सुसाइड किया, सुनने में आता है दिल्ली में एक बच्चे ने सुसाइड किया, और भी कुछ खबरें हैं। अब इसकी सत्यता की पुष्टि मैंने भी नहीं की है, बट खबरें हैं ये। तो कैसे, क्या सांत्वना दें इन लोगों को? देखिए, ऐसा है ना कि हर एक इंडस्ट्री में एक, जैसे कहते हैं, मोल होता है जी। अब इस इंडस्ट्री के लिए कितनी, मतलब एक मैं आपसे इसलिए ये बात पूछ पा रहा हूं क्योंकि आपकी एक छवि बेबाक नेता की है, मैं और आप बोल्ड हैं और आप जवाब देने से पीछे नहीं हटते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हर जगह पे एक मोल होता है जी। और इसमें भी मैं उन लोगों को, मतलब ऊपर वाला उनको सजा देगा जो भी देगा, यहाँ पे भी उनको सजा मिलेगी। आपको लगता है कि जिन लोगों को सरकार ने इसमें प्रोसिक्यूट किया है, क्या वही लोग हैं? इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र नहीं है? और अगर नहीं है तो मतलब ये बड़ा अजीब सा है, इसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल नहीं हो रही सेठ साहब? देखिए, इसकी जांच चल रही है और जांच में जो भी निकलेगा वो उसकी सजा दी जाएगी। इस बारे में और तो मैं क्या आपके विद्वान दृष्टि में जांच को और इंटेंसिफाई करना ज़रूरी नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए और हो भी रही होगी। मैं उससे अब उसमें ज़्यादा आपको नहीं बताने की पोजीशन में हूँ। जी, मैं समझता हूँ। आज का नौजवान जो भारत का असली निर्माता है, वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बहुत पढ़ा लिखा है, जैसा भी है, वो अपने आप में भारत की नींव का एक बहुत ही ख़ास पत्थर है, जो भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष। अगर आज वो आपसे खड़ा होकर कहता है कि साहब मुझे दलीलें या सांत्वना नहीं, नौकरी चाहिए, तो आपका दो टूक क्या जवाब होगा? नहीं, नौकरी के लिए मैंने आपको बताया कि उसको एक चीज़ तो ये है कि उसको मैंने जो नसीहत अभी दी है कि अगर आपको कोई भी शॉर्टकट से काम नहीं चलना है, आपको मन लगा के आगे पढ़ना है, मेहनत करके पढ़ना है। एक दूसरा, आपको अपना रोज़गार खुद करने के लिए पहला चॉइस होना चाहिए। मैंने भी वही काम किया, मैंने खुद अपना रोज़गार खुद चुना। उस वक़्त मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन मैंने अपना चुना और आज मैं ऊपर वाले की कृपा से ठीक ठाक आपके सामने बैठा हूँ। जी जी। तो मैं ये हर युवा को ये कह सकता हूँ कि अगर उसके अंदर आत्मविश्वास है और वो अपने में काम के लिए जुनून है, जी जी, ईमानदारी से काम करे, उसको 100% सफलता मिलेगी।
आपकी कितना वर्ष अभी तक आपका हो गया राज्यसभा में? मेरे बीजेपी तीसरा कार्यकाल में? टर्म है मेरा, बीजेपी ये के? थर्ड टर्म है। 2 बार बीजेपी से हूँ और 1 बार सपा से था। आपने राज्यसभा में अपने विजन को लेके क्या क्या प्रश्न उठाए आज तक? अगर कुछ एक जिस पे आपको गर्व हो, जिसको लेके आपको खास जिसके प्रति देखिए, आपकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे स्वास्थ्य के संबंध में, आर्थिक नीतियों के संबंध में, जो ये इस वक्त साइबर क्राइम चल रहा है उसके सिलसिले में साइबर क्राइम पे आपने क्या काम किया है मिस्टर सेठ? नहीं, मैंने क्वेश्चन किए हैं। मैंने सरकार से ये पूछा है कि भाई इस साइबर क्राइम में जिस तरीके से आज काम हो रहे हैं, जिस तरह से इस वक्त गरीबों के और मिडिल क्लास लोगों के पैसे डरा धमका के लोग ले रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर कैसे रोकथाम हो रही है, क्या हो रहा है, तो उनके ऊपर मैंने प्रश्न किए हैं। स्वास्थ्य में मैंने बहुत सारे सवाल किए। 5 लाख रुपए तक का तो हम लोगों को आयुष्मान कार्ड के थ्रू मिलता है। वो इतनी बड़ी सहायता है जी, जो विश्व में किसी देश में नहीं हो सकती, इतनी बड़ी जनसंख्या को ये देना जी। 60 करोड़ लोग आज आयुष्मान कार्ड के थ्रू 5 लाख रुपए का बीमा से इलाज करा रहे हैं जी। जहाँ पहले घर बिक जाया करते थे इलाज कराने में, उसमें आज उसको 5 लाख रुपए जब इलाज होता है तो वो हर तरीके की दुआ देता है। तो मैंने उसमें एक और सवाल उठाया था कि क्या हम लोग कुछ ऐसी स्कीम भी चला सकते हैं जिसमें 5 लाख रुपए से ऊपर का जहां खर्चा होता है, जो कैंसर हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें इससे ऊपर खर्चा हो, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने एक अपना सवाल रखा था जिसके ऊपर सरकार विचार भी कर रही है जी। तो इस तरीके के हमारे सवाल रहते हैं जो जनता से जुड़े हैं, जो जनता की अपनी रोज़मर्रा में उनको परेशानियां हो रही हैं या जहाँ पे हो रही है, तो मैं उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा चुनता। कद्दावर छवि है आपकी, कभी आपने जुडिशरी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ विचार नहीं किया? आप लॉ मेकर हैं, आपसे उम्मीद है आपसे सवाल मैं हक से पूछ सकता हूँ। मैंने इसके ऊपर भी एक प्रश्न किया था। जुडिशरी में ज़्यादा बोलने के लिए हम लोगों को मना किया जाता है। नहीं, हम लोग तो आप लॉ मेकर हैं, आप नहीं लॉ मेकर हैं, लेकिन जुडिशरी के बारे में तो मैंने एक सवाल कुछ किए थे कि इतने केसेस जो पेंडिंग चल रहे हैं, तो जजेस के अपॉइंटमेंट की क्या सिचुएशन रहती है, और जो वैकेंट सीटें हैं आज के दिन में जिस कोर्ट में जो तो उसमें क्या हो रहा है। तो सरकार ने बड़ा सकारात्मक एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि नहीं, ये सारी सीटें हम भर रहे हैं। और उसके बाद से मैंने देखा कि सारी ज़्यादातर कोर्ट्स में जजेस आ गए हैं। अब आगे तो आप भी इस प्रोफेशन से हैं, तो आप ज़्यादा बता सकते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। सिचुएशन बड़ी अच्छी नहीं है। जो हमारे जुडिशरी के पहले कहें अगर जो मजिस्ट्रेट साहिबान होते हैं, उसके ऊपर सेशन कोर्ट्स होती हैं, वो बहुत बुरी तरह से फ्लडेड हैं। 50-50, 100-100 मैटर रोज़ के लगते हैं, और उस स्ट्रेस में, उस प्रेशर में उन्हें जजमेंट डिलीवर करना पड़ता है। किसके साथ कैसे क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल है। जजेस की संख्या को बढ़ाने को इस समय बड़ी गंभीर आवश्यकता है। इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार? आप सरकार हैं, आप बताइए। इसके ऊपर होना चाहिए। मैंने तो एक इस पे और होना तो चाहिए, तो मैं जानता हूं। अब नहीं, इस पे एक मैंने और भी कहा था कि अगर जजेस की रिटायरमेंट की एज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा उनके लिए और अच्छा रहेगा, कि थोड़ा और वो इसमें काम कर सकेंगे और नए जजेस भी इसके आगे बढ़ेंगे। तो 2 तरीके हैं। एक तो जो रिटायर्ड जजेस, उनको एडहॉक बेस पे आप रख सकते हैं कि वो बहुत सारे जो मैटर हैं वो निपटा दें। मसलन ये बिल्डर बायर डिस्प्यूट्स हैं या सिविल के जो थोड़े से कम सेंसिटिव मामले हैं, वैसे निपट सकते हैं। बाकी जो संख्या जजेस की बढ़ानी है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट है नहीं। बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुकदमे भरे पड़े हैं, 10-10 साल मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी आज कोई डिस्प्यूट होता है तो आदमी यही बोलता है। लेकिन अगर आप पहले से और अब में देखें तो काफ़ी फ़र्क आया है। कैसे फ़र्क साहब? केस भी तो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, केस, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो हम लोग को सबसे पहले तो जनसंख्या कंट्रोल के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
आप बिल्डर हैं और आप बिल्डरों की कमियों को भी अच्छे से जानते हैं और आपको पता है कि आपके देश की जनता कितनी बड़ी विक्टिम है बिल्डर बायर डिस्प्यूट की या बिल्डर फ्रॉड की। आपने इस विषय को कभी क्यों टच नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने इसके ऊपर बहुत टच किया हुआ है और मैं इसके ऊपर पूरा समझता भी हूँ। देखिए, जब से रेरा के आने के पहले की जो सिचुएशन थी वो डेफिनेटली बहुत ही ख़राब थी। एनसीआर की को देख के हमारे यहाँ ये रेरा का कानून लाया गया, सिर्फ ये दिल्ली का एनसीआर को देख के लाया गया था। जी। वैसे तो अब ये पूरे भारतवर्ष के लिए है, लेकिन उस वक्त की सोच यही थी कि जो हाल एनसीआर में बिल्डर बिल्डर कहाँ कर मानने रहा को तैयार हैं सेठ साहब? बिल्डर तो अभी भी 10% बुकिंग अमाउंट मानने को तैयार नहीं, वो ले लेते हैं और ज्यादातर लोग जानते नहीं, वो दे भी देते हैं। नहीं नहीं, तो आज के दिन में तो आप रेरा के अंदर पहले अपना पूरा प्रोजेक्ट रजिस्टर करा दिया, पूरी परमिशन आपके पास होनी ले चाहिए। ली, आपकी जमीन अगर ठीक है तभी रेरा उसको रजिस्टर वो भी कर करेगी। दिया। अब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसका एक 30% आप केवल यूज कर सकते हैं जमीन के अकाउंट में और 70% आपको यूज करना है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये तो आपने प्रारूप बता दिया जी। पर जब जमीन पे इसका एग्जीक्यूशन आता है तो आज की तारीख में मेरे पास ऐसे केस भर भर के आते हैं जहां पे ये बताते हैं कि साहब वो 10% से ज्यादा ले लेते हैं और वो बुकिंग नहीं देते और वो मतलब अलग अलग मदों के बहाने। अब देखिए, ऐसा है, कोई आदमी अपने किसी विवेक में जाके उसके पास 100% दे आए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से अगर आप देखें तो 10% के ऊपर एग्रीमेंट होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने के बाद उसको कंस्ट्रक्शन लिंक्ड के हिसाब से ही पेमेंट करना है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में अब कोई बिरला कोई ऐसा सिस्टम हो गया हो, कहीं पे आपके पास कोई ऐसा आदमी आ गया हो, लेकिन इन जनरल मैं उसको वाउच कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है। और वैसे लोग अब इस इंडस्ट्री से निकल भी गए हैं, वो इस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकने की पोजीशन में थे तो वो सब हट गए हैं। अब वही लोग रह गए हैं जो जेन्युइन हैं। नहीं साहब, देखिए कई लोग हैं फर्जी हैं चाहे जेन्युइन है, जो भी हैं वो शोषण कर रहे हैं बायर्स का। मैं आपको ये बात जो जो केसेस आ रहे हैं उनके हवाले से कहता हूँ, तो ये ज़रूरी है कि एक जैसे साइबर फ्रॉड पे तरह तरह के इनिशिएटिव सरकार चलाती है, ज़रूरी है कि ये जो नए लॉज आ रहे हैं उसकी भी एक अवेयरनेस कैंपेन सरकार चलाए। उसको नज़रअंदाज क्यों कर रही है? नहीं नहीं, कोई ऐसी ये बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रही है। पूरी हर चीज़ का पेपर के अंदर पब्लिसिटी होती है रेरा के तरफ से, और रेरा हर चीज़ में आपका अगर कोई कंप्लेंट है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बायर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बिल्डर को कम प्रेफरेंस मिलता है। और उसके मुकदमे भी रेरा में आप अपनी ग्रीवेंस को वहाँ जाके रजिस्टर करा सकते हैं, वहाँ पे उसकी सुनवाई भी तेज होती है बिल्कुल और उसकी जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर भी बहुत तेजी से काम होता है। तो सारी चीज़ों में आप ये मान के चलिए कि रेरा के अंदर जाने के बाद एक बायर को पूरा जस्टिस मिलता है। नहीं, अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा तगड़ा और बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया है बिल्डर बायर फ्रॉड के सिलसिले में, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मुझे जहाँ तक अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही तो 28 से ज़्यादा मुकदमे लिखे गए बैक टू बैक, शायद और भी लिखे गए होंगे, तो उससे भी एक कड़ा मैसेज गया होगा जी। सो ठीक है, बट फिर भी कुछ अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत तो है ताकि बायर्स को रहे पता कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ उनको दबाया देखिए, जा रहा है। ऐसा है, बायर अगर खरीद रहा है तो उसको भी थोड़ी सी अपनी जानकारी खुद लेके भी चलना चाहिए। केवल वो आंख बंद करके आता नहीं है। वैसे हमारे पास तो हमने जितने लोगों को देखा है सब समझ के पूरा समझ के आते हैं। किसी से आप कुछ गलत चीज़ नहीं करा सकते जिस तरह से आज का माहौल है। तो आप उसमें हो सकता है कोई आपके पास जो आपसे कांटेक्ट में आया हो, शायद उसका कुछ कहीं ऐसा हुआ हो, लेकिन इन जनरल इन मैक्सिमम केसेस में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है। आम आदमी की जो मुश्किलें हैं वो चाहे वो पुलिस वालों से हो, चाहे वो डे टू डे केसेस में जो उनका हैरेसमेंट होता है, वो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हों।
और उनके मन में एक और भी धारणा बन रही कि अगर उनकी ऊपर पहुंच नहीं तो उनकी सुनवाई नहीं होगी। उसको लेके आप भी ये सुनते रहते होंगे। नहीं, मैं आपको इसके ऊपर भी बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आज के दिन में हमारे यहाँ 1500 कानून जी। जो पहले के थे, जो अननेसेसरी हो रहे थे, जिनसे रोज की रुकावटें आती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन 1500 कानूनों को ख़त्म किया। कई कानून जो थे उसका सरलीकरण किया, और अभी फिर अगले सेशन में या उसके बाद और कानून भी हटाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन कानूनों के जिससे कि रोड़े अटकते थे वो सारे कानून खत्म किए जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता जो अभी आई है BNS। उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने चीज़ों को किया है। तो सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि एक आम जनता को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तीसरा, आप एक बहुत बड़ी चीज़ ये रही है कि आप पहले याद करिए कि आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे तो कोई अटेस्टेशन के लिए आपको किसी MP, MLA, मजिस्ट्रेट, DM इनके दस्तखत कराने पड़ते थे कागज़ों पे अटेस्टेशन के लिए। आज सरकार ने उस आदमी को इतना एम्पावर किया है कि आप खुद सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए उस कागज का। ये एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए अपना एक सम्मान बना है जी। कि मैं अपनी चीज़ को खुद अटेस्ट कर रहा हूँ कि, और सरकार ये मान रही है कि जो उसने अटेस्ट किया है ये सच है। स्वयं सत्यापन। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए सब कुछ है। उन्होंने शायद अभी एक MP फेलोशिप प्रोग्राम भी शुरू किया है, वो क्या है उसका जरा एक छोटा सा शॉर्ट ग्लिम्स देंगे? देखिए, उन्होंने एक छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को, MPOs को बुला के उनके बारे में समझा, उनसे उनको अपने निर्देश दिए कि भाई आप क्या क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ सांसद खेल महोत्सव हुए थे, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से हर आपको ये तरीके से अपने यहाँ जिलों में खेल महोत्सव कराने हैं जिससे युवा जुड़े और उनका तो ये मैं एक छोटा सा ये एग्जांपल दे रहा हूँ, और बहुत सारे विषयों पे वो उन्होंने हम लोगों को गाइडेंस दी। आप भी तो पार्ट होंगे हम भी जाते रहते, मतलब वो अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं, तो उस तरीके से वो बुलाते हैं उनको सबको। मतलब एक अभिभावक का जो रूप होता है आपके घर में, जी पिताजी आपके जो बुला के आपको बैठाते होंगे, अपने सुझाव देते होंगे, वैसे ही वो भी करते हैं। फर्ज कीजिए कि आज अगर प्रधानमंत्री जी सक्रिय राजनीति से हट जाएं, तो क्या फिर भी बीजेपी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? नहीं, अभी तो हम उस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, तो हम उसके बारे में क्यों, जल्दबाजी क्या ये सवाल अभी? हाँ, नहीं, अभी हम लोग क्यों सोच रहे हैं इस बारे में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 29 में भी आपको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। जी। नहीं, बेशक। पर अगर आज की तारीख में वो आपसे पूछें कि पार्टी की कोई चूक बताइए या पार्टी की कुछ कमी बताइए, तो क्या आप बेझिझक बता पाएंगे? नहीं, क्या मतलब किस सिलसिले में वो चूक? इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो हम लोगों से सुझाव लेते रहते हैं जी। मतलब जिस तरीके के सुझाव उनके होते हैं वो उससे ज़्यादा वो हम लोगों से भी फीडबैक लेते हैं। हर आदमी से फीडबैक लेते हैं, एक आम जनता से भी लेते हैं, हमसे भी लेते हैं। तो उनका तो वो नेचर है कि हर को जोड़ के चलना, तो वो इस तरीके से सभी से लेते हैं। जवाब आपने जो दिया, फिर भी मेरा एक सवाल है, बेझिझक आप बता पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं बता पाएंगे? पार्टी की परफॉर्मेंस। देखिए, ऐसा है, कोई चीज़ को सच बताने से ज़्यादा बेटर रहता है कि वो चीज़ ठीक हो जाए। आज के दिन में उसमें किसी से भी आप बात करें और अगर सच बोल रहे हैं तो उसमें कोई नाराज़गी उनकी नहीं कभी देखी मैंने। जी। पार्टी के परफॉर्मेंस बेटरमेंट को लेके आपका क्या विजन है? अगर आज आपको कुछ खास सुझाव देने हो बेटरमेंट को लेके, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है ना, हमारे यहाँ जो जिस तरीके से वो बूथ लेवल से कार्यकर्ता काम करता है, जी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक संगठन का काम चल रहा है। ठीक बात है। तो हम लोगों को संगठन को और मजबूत करना है। अपने यहाँ आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। जी। हमें और इसको एक्सपैंड करना है। यही एक हम लोगों का दोनों लक्ष्य है कि हमारा संगठन
हर गांव में रहे, हर बूथ पे रहे, हर जगह रहे, तो ये उस पार्टी के लिए भी अच्छा होता है और देश के लिए भी अच्छा होता है। मैं समझता हूँ। आपने मुझे बताया कि रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ रहे हैं, यूपी की आपने बात की, सही है। फिर भी नौजवान यूपी छोड़ के बाहर क्यों जा रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो अब नौजवान बाहर का यूपी आ रहा है अपना काम करने के लिए। आज हिंदुजा ने 4,000 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री हमारे उत्तर प्रदेश में लगाई है, तो उसके अंदर क्या केवल यूपी के लोग थोड़ी सिर्फ काम कर रहे हैं, बाहर से लोग आके हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। फिर भी यूपी के जो नौजवान वो देखिए, ऐसा है ना कि अब जैसे मैंने अभी कहा, कुछ लोगों ने आईटी सेक्टर में अगर बेंगलोर है ज़्यादा काम कर रहा है और उसकी नौकरी में उसको वहाँ से कोई जॉब मिलती है तो वो वहाँ जाता है। लेकिन मैं कहूँ तो हमारा नोएडा जो है वो भी आईटी सेक्टर में उसी लेवल का कंपटीशन में अब आ गया है, तो अब उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो बाहर जाता है उसको जो उसके पास उसको मिल रहा है उससे ज़्यादा उसका खर्चा बढ़ रहा है। अगर वो उत्तर प्रदेश में रहता है तो उसका खर्चा कम होता है और उस तनख्वाह उसको उतनी ही मिलती है। क्या आज एक माँ निडर होकर अपनी बेटी को रात में, शाम में बाहर भेज सकती है? 2016-17 के पहले नहीं भेज सकती थी। आज का क्या परिदृश्य? आज का ये है कि आज वो रात में 8:30 बजे भी ना आए तो उसका घर के माता पिता कभी परेशान नहीं होते हैं और उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारे यहाँ योगी जी ने जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर किया है, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आंख उठा के देख सके। किसी की हिम्मत नहीं है, ये मैं पूरे दावे से आपके सामने कह रहा हूँ। आज किसी माफिया का, ऑर्गेनाइज्ड माफिया का हिम्मत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में रहे, या तो वो बाहर होगा या वहाँ होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता पर बड़े सारे माफिया हैं जो यूपी में बड़े खुले तौर पे। आप उनके एक इंस्टेंस बताइए कि उन्होंने इस पूरे 10 साल में कहाँ क्या किया है। आप एक मुझे वाकया बताइए कि इस 10 साल में उनकी ये उन्होंने माफियों का काम किया। मामला विचाराधीन है, वो हो सकता है किसी पार्टी विशेष वो उसके पहले के हो सकते हैं। मेरी मर्यादा में नहीं आता उनका नाम लेना क्योंकि मामला विचाराधीन है। पर मैं कह रहा हूँ वो होंगे 2017 के पहले। जब जैसा माहौल होता है वैसे आदमी होते हैं। आज 2017 के बाद से मैं ये पूरी तरीके से आपसे कह सकता हूँ कि उसके बाद से आज तक कोई ऐसा मामला आपको देखने को नहीं मिला होगा। हमारे योगी जी की यही तो सबसे बड़ी पहचान है और इस मॉडल को हर प्रदेश का मुख्यमंत्री यही मॉडल बना रहा है उनको देख के। जी, आपको ने भी सुना होगा शायद, अखबारों में निकलता है। जी, अखबारों में निकलता है, पर क्या माएँ अभी भी आश्वस्त हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज हमारी जीत जो होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यही सुरक्षा है, जिसमें उस आदमी से आप जाके बैठिए। आप तो पत्रकार भी है। नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं तो पेशे से आपकी टीम होगी, आप उसको भेजिए, वो जाके लोगों से पूछ के आए, तब आपको शायद लगेगा कि वो जो बता रहे हैं वो सही है या मैंने जो बताया था वो सही है। ये जिस तरीके का माहौल आज उत्तर प्रदेश के अंदर है, कोई किसी का दम नहीं है कि वहाँ पे ये गुंडई, बदमाशी, डकैती कुछ करे। ये मैं मानता हूँ कि देखिए ऐसा है ना कि जब जनसंख्या, मैंने पहले भी कही, जनसंख्या 25 करोड़ है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि क्राइम ख़त्म हो गया। लेकिन क्राइम का अगर रजिस्ट्रेट FIR लिखी जा रही है, अगर उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जब क्राइम लिखी जाती है, जहाँ ज़्यादा क्राइम लिखा जाता है वहीं पे उसके नंबर्स भी ज़्यादा दिखते हैं। पर जहाँ तक बात उस दृश्य की कल्पना अगर मैं करूँ या आपसे निवेदन करूँ, आप भी करिए, कि एक आदमी थका हारा गरीब व्यक्ति पहुँच रहा है और वहाँ देखता है कि उसकी तो फरियाद ही नहीं ली जा रही है, ली जा रही तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। देखिए उसका कोई रीज़न रहता होगा, लेकिन जहाँ तक रह गया कि आपने अभी कहा कि पुलिस वालों का जो नेचर है उसके ऊपर,
तो मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से आपने कहा ये थकाहारा, कभी पुलिस वालों को भी थकाहारा कहिए कि बेचारे सुबह से शाम तक हर उनकी ड्यूटी कितनी कठिन है, आप इमेजिन नहीं कर सकते उतनी कठिन ड्यूटी। कठिन ड्यूटी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना वो पब्लिक की सेवा नहीं कर रहे हैं उतना तो वो पॉलिटिशियंस की सेवा में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वीआईपी देखिए, ड्यूटी ऐसा लग नहीं, रही VIP है, ड्यूटी, एस्कॉर्ट कर रहे हैं। वीआईपी ड्यूटी भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर जेन्युइन खतरा है तो उसको सुरक्षा देना तो सरकार का एक बनता ही। बट अल्टीमेटली आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को सिक्योरिटी तो देखिए, तो उसके लिए कोई अलग से रिक्रूटमेंट हो, कोई अलग प्रोसेस बने। हमारे यहाँ पुलिस का रिक्रूटमेंट जो हुआ है आज के पहले और आज पोजीशन ये है कि 100% रिक्रूटमेंट हुए हैं पुलिस के, अभी हुए हैं कुछ दिन पहले, अगर आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े हो, और बहुत ही जेन्युइन पारदर्शी तरीके से उन सब का हुआ है। ना किसी की सिफारिश हुई है, ना किसी जात के ऊपर किया गया है, ना किसी धर्म के ऊपर किया गया। मैं आपका ध्यान दूसरे पक्ष की तरफ आकर्षित करूं सेठ साहब, जैसे रिटायर्ड जो नौजवान, आई एम सो सॉरी, जो रिटायर्ड सोल्जर्स वगैरह हैं, उनका एक आप बना दीजिए, वो लोग नेताओं की प्रोटोकॉल में या सुरक्षा में रहें। पुलिस का जो मुख्य और अंतिम जो विजन है वो पब्लिक एट लार्ज को सर्व करना है। उनकी झुंझलाहट 4-4, 5-5 घंटे, बिल्कुल आपने सही कहा, वो थके हैं, वो बेचारे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो बाहर वेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल झुंझलाहट रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, किसी के ऊपर तो उतरेगा। उसको लेके कभी आपने विचार किया या उसको लेके कभी आपने वो मंच? देखिए, ऐसा नहीं, मेरे पास वो ऐसा वो नहीं है, लेकिन आपका ये जो सजेशन है, विद्वान लॉ मेकर हैं। नहीं, इसका ये जो आपका सजेशन है ये आगे रखने लायक है। इसके ऊपर बिल्कुल आगे मैं उसको रखूंगा। बाकी तो आपको उचित लगता है अपने विद्वान? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनमें सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आज जिस तरीके से हमारे ऊपर पड़ोसी देशों के जिस तरीके से आँख लगाए रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जिससे कोई कम्युनल चीज़ें बने या कुछ हो, तो उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि एक आदमी की सुरक्षा से अगर 500 आदमी बच सकता है, आप एक आदमी ऐसा काम हो जाए तो उससे पूरे दंगे हो जाएं या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, तो उसको भी तो ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। बट कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़े, क्योंकि आपके पास पुलिस फोर्स लिमिटेड है। नहीं, आपने जो बात कही है इसको आगे रखा जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि थाने में, पुलिस में या कहीं भी इस तरह के जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आता है, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तब वहाँ पे कोई पार्शियलिटी होती है एक अल्पसंख्यक को लेके या हिंदुओं को लेके? नहीं, कोई नहीं। आप ये तो ये तबका डरा क्यों है? अल्पसंख्यक तबका डरा क्यों है? देखिए, अल्पसंख्यक को हर वक्त उन पार्टियों ने दबा के रखा है जिनको उनका वोट चाहिए होता है। उन्होंने हरदम हमारी पार्टी का एक चेहरा दिखाया कि इनसे डरो। जी। अगर वो डरे रहेंगे तो इधर आपसे डरने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि हमारी जितनी स्कीम चल रही है उस स्कीम में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन है? आप बताइए। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी अल्पसंख्यक लोग। ठीक है। अगर आप मकान देखिए, PMAY देखिए, शौचालय देखिए, गैस के कनेक्शन देखिए, राशन देखिए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी अल्पसंख्यक है। तो हमारे यहाँ न कभी किसी स्कीम के अंदर धर्म देखा जाता है, न जात देखी जाती। ठीक है, मान लिया। और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने के लिए आपका क्या विजन? हम लोग उनको पूरी तरह से मुख्य धारा में लाए हैं, लाने की पूरी काम करते हैं, लेकिन वो उनको हमारे विपक्षी पार्टी सिर्फ वोट बैंक की तरह से यूज़ करते हैं। आज ये बताइए कि हमारे यहाँ जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार 50-60 साल रही, 70 साल के आसपास जी, क्यों नहीं उन्होंने उनको सिर्फ डरा के रखा, उनको अपना वोट बैंक बना के रखा? 60 साल में तो उनको भी मुख्यधारा में आ जाना चाहिए था। जनता आपको जिता के ला रही, आपसे उम्मीदें हैं। हमें तो अभी 10 साल के अंदर हम तो उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं।
जितने काम हम लोग कर रहे हैं उतने उन्होंने कभी नहीं किए होंगे। लेकिन आप ये तो बताइए कि जो 60 साल में जो लोगों को मुख्यधारा में आ जाना चाहिए था, जो परसेंटेज उस वक्त उनकी थी पढ़े लिखों की, क्यों कम हो गई? सपा के सांसद हैं जावेद अली खान साहब, उन्होंने कहा कि जो कमीशन वगैरह के अनुदान वगैरह थे वो रोक रखे थे, जो मदरसे में जो टीचर्स थे उनकी सैलरी वगैरह रुकी रही। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है कि अब वो सपा के सांसद हैं तो अपने पार्टी और अपनी वोट बैंक की बात कुछ कर रहे होंगे जिससे कि उनका वोट बैंक और उनकी तरफ पीछे खड़ा हो जाए। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो जेन्युइन हैं, जो लॉ के हिसाब से ठीक है उस सारे काम वो हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि और भी कुछ गुंजाइश है बेटरमेंट की अल्पसंख्यकों के प्रोग्रेस कराने को लेके? मतलब उनको हमारी आगे उनको भी आगे आना पड़ेगा, उनको भी हम लोगों के साथ में आगे आना पड़ेगा, उनको इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। हार्ट टू हार्ट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आज की इस श्रृंखला का आखिरी सवाल, संजय सेठ व्यक्ति कौन है? अ पॉलिटिशियन और अ बिल्डर? मैं एक आम आदमी हूँ न, मेरे को ऊपर वाले ने जहाँ जैसा बनाया वैसा मैं बन गया। मैं एक आम आदमी हूँ और मेरे दिल में आज या पहले भी जो एक विचार है कि मैं किस तरीके से इस सोसाइटी में, जो सोसाइटी ने मुझे दिया, मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। जहाँ जहाँ मेरा जैसे जैसे हो सकता है वो उस तरह से मैं उस सोसाइटी को देने का काम करना चाहता हूँ। यही मेरे दिल की इच्छा है और यही मैंने अपने परिवार के, अपने बच्चों से भी यही कहा कि भाई अब आपको आगे अपनी कंपनी को जैसे बढ़ाना हो बढ़ाइए। मेरा विचार अब इस कंपनी को बढ़ाने में नहीं है, मेरा विचार अब नेशन बिल्डिंग में है। नेशन को बढ़ाने में, नेशन से ज़्यादा मैं उस आदमी से के जीवन में सुधार लाना चाहता हूँ जिससे मैं मिलूँ। अगर उसकी कोई परेशानी हो, कुछ हो, तो मैं उसको अपने ऊपर समझ के चलूँ कि मैं कैसे उसका ठीक कर सकूँ। और आपने ये वादा किया है कि आप पुलिस एम्पावरमेंट पे भी काम करेंगे? अब वो तो मैं आपका सजेशन आगे रखूँगा, बाकी तो अब उसके ऊपर क्या डिसीजन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डिसीजन भी कोई ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन एक किसी ने सजेस्ट किया और उसके ऊपर हो गया। उसके ऊपर पूरी डिस्कशंस होते हैं, मीमांसा होगी है, बहुत सारी उसके प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, तो उसके ऊपर होता है। ऑल राइट, आज के शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू। मे इट प्लीज माय लॉर्ड्स, in association with Voice of Hindustan, presents The Legends, an initiative by Hindustan Asset Reconciliation and Securitization Limited, powered by Vedic Legal and Company.